हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ राजन मिश्रा। और आज हम बात करने जा रहे हैं केमिस्ट्री के चैप्टर सॉलिड स्टेट के बारे में। सॉलिड स्टेट जब भी हम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में आता है कि यह एक स्टेट ऑफ मैटर का पार्ट है। स्टेट ऑफ मैटर जनरली 3 पार्ट में कैटेगराइज होते हैं। कौन कौन से? सॉलिड, लिक्विड और गैस में। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक है, इनके बीच कुछ बेसिक डिफरेंसेस होते हैं इनके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बेस्ड पे, और इनके कांस्टेंट पार्टिकल जैसे एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस के बीच में जो डिस्टेंसेस होते हैं उसके बेस पे। जैसे कि बात करते हैं सॉलिड के केस में क्या होता है, इसका जो शेप और वॉल्यूम जो होता है वो डिफरेंट होता है। क्या होता है? शेप प्लस वॉल्यूम वो डिफरेंट होता है। ठीक है, और लिक्विड के केस में क्या होगा? शेप। लिक्विड के केस में शेप वो होगा कि जिस भी कंटेनर में हम वो लिक्विड डालेंगे वो उसका शेप एक्वायर कर लेगा, लेकिन वॉल्यूम जो है वही रहेगा। जैसे हम 500 ml वाटर लेते हैं, उसको हम ग्लास में डालेंगे, वो ग्लास का शेप एक्वायर करेगा। बॉटल में डालेंगे, बॉटल के वो एक्वायर कर लेगा। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे? शेप जो है इसका कंटेनर का ले लेगा, शेप एक्वायर्ड कंटेनर एंड वॉल्यूम फिक्स्ड। बट इन केस ऑफ गैस, गैस के केस में क्या होगा? गैस को भी हम जिस कंटेनर में जाएंगे वो एक्वायर कर लेगा, लेकिन वॉल्यूम नहीं फिक्स है। हम उसको ग्लास में डालें, अरे बॉटल में डालेंगे, बॉटल में उसका वॉल्यूम एक्वायर कर लेगा। सिलेंडर में डालेंगे, सिलेंडर का वॉल्यूम एक्वायर कर लेगा। ठीक है, तो इसका हम कह सकते हैं डू नॉट हैव फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम। ठीक है, अब बात करते हैं कि इनके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कैसे होते हैं। कांस्टेंट पार्टिकल के बीच में इनका इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्स होता है कैसा होता है। सॉलिड के केस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है स्ट्रांग होता है। ठीक है, और इसके केस में, लिक्विड के केस में इंटरमीडिएट होता है। ठीक है, और गैस के केस में वीक होता है। लेकिन मॉलिक्यूलर जो डिस्टेंस होता है वो सॉलिड में क्या होता है? मॉलिक्यूलर जो होता है डिस्टेंस जो होता है सॉलिड के केस में बहुत कम दूरी पे होते हैं, इसीलिए जो है फोर्स स्ट्रांग होता है। इंटरमॉलिक्यूलर पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस जो है बहुत कम होता है। जैसे कि ये पास होते हैं, ये पार्टिकल यहाँ ये एकदम पास में रहेंगे। और लिक्विड के केस में वो इंटरमीडिएट स्टेज पे होगा, इससे ज्यादा स्पेस होगा। तो एक पार्टिकल यहाँ है, ये थोड़ी ज्यादा डिस्टेंस पे होगा, ये थोड़ी ज्यादा डिस्टेंस पे, ये थोड़ी ज्यादा डिस्टेंस पे। ठीक है, और गैस के फेज में ये यहाँ है। ठीक है, ये ज्यादा दूरी पे रहेंगे। ठीक है, ये हो गया। फिर देखिए, ये तो होगा स्टेट ऑफ मैटर्स में जो 3 पार्ट्स थे, सॉलिड, लिक्विड, गैस, उसके बारे में हो गया। अब हमको बात करनी है किस टॉपिक पे? सॉलिड स्टेट पे। सॉलिड स्टेट में जब हम बात करना स्टार्ट करेंगे तो पहले हम उसके फीचर्स के बारे में जान लेंगे। सॉलिड स्टेट का मास क्या है, डिफिनिट है कि इनडिफिनिट है, वॉल्यूम डिफिनिट है कि साइज, शेप, साइज, वॉल्यूम, और इसका जो भी फिजिकल प्रॉपर्टी है। ठीक है, कि शेप कैसा है, रेगुलर, इरेगुलर, सॉलिड कैसा है, और इसके जो नेचर कैसे हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी। जैसे कि ये एनिसोट्रोपिक नेचर वो इसमें पाएंगे आप। एनिसोट्रोपिक क्रिस्टलाइन फॉर्म जो होता है वो एनिसोट्रोपिक नेचर करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉलिड में देखिए, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉलिड जो होता है वो ये इसको हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कैसे होते हैं देखिए। इसमें जो है डिफिनिट मास, वॉल्यूम और शेप जो होता है इनका डिफिनिट होता है। और ये रेगुलर और इरेगुलर एलिमेंट तो होते हैं, जैसे कि अमॉर्फस में इरेगुलर एलिमेंट होता है और क्रिस्टलाइन में रेगुलर होता है। ठीक है, फिर इनका जो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होते हैं स्ट्रांग होते हैं, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रांग होता है, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस शॉर्ट होता है। ठीक है, सॉलिड के केस में फिर ये क्या नाम है, एक फिक्स पोजीशन होता है इनके कांस्टेंट पार्टिकल का, और रिजिड एंड इनकम्प्रेसिबल होते हैं सॉलिड स्टेट में। ठीक है,
अब बात करते हैं सॉलिड स्टेट जो है, दूसरा पॉइंट है एमॉर्फस क्रिस्टलाइन। सॉलिड स्टेट जो है कैटेगराइज है और डिवाइड है टू पार्ट्स में। कौन कौन? एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन। एमॉर्फस जो है इरेगुलर शेप का होता है, क्रिस्टलाइन रेगुलर होता है, ये शार्प क्लीवेज देता है कट करने पे, ये इरेगुलर शेप देता है, ठीक है। अब फिर बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड जनरली हम डिवाइड करते हैं 4 पार्ट में। कौन कौन सा? मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड, आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड, मेटेलिक क्रिस्टलाइन सॉलिड और कोवेलेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है। उसमें भी फर्दर क्लासिफिकेशन है मॉलिक्यूलर सॉलिड में, जैसे कि पोलर, नॉन पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। ये बात हो गई थर्ड पॉइंट्स की। अब क्रिस्टल लैटिस और यूनिट सेल की बात करते हैं। क्रिस्टल लैटिस क्या होता है? जैसे कि ये जो है लैटिस और यूनिट सेल के बारे में। क्रिस्टल लैटिस जो है ब्रेविस एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 230 क्रिस्टल फॉर्म को जो एग्जिस्ट करते थे उनको 14 टाइप्स स्पेस लैटिस में डिफाइन किया, जिसको हम ब्रेविस लैटिस के नाम से जानते हैं। और उनके सिमेट्री और इंटरफेसियल एंगल और एक्सेस के बेस पे इनको हमने 7 भागों में क्रिस्टल फॉर्म को डिफाइन किया है, ठीक है। 7 क्रिस्टल सिस्टम जिसे हम कहते हैं। वो 7 क्रिस्टल सिस्टम कौन कौन से होते हैं? क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम, टेट्रागोनल क्यूबिक सिस्टम, रोम्बोइडल क्यूबिक सिस्टम, ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल सिस्टम, मोनोक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम, ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम और हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम। और जो एंगल्स होते हैं, जैसे कि मान लीजिए क्यूबिक की बात करते हैं। क्यूबिक में जो है उसके इंटरफेसियल एक्सेस तीनों इक्वल होते हैं, A = B = C, और अल्फा बीटा गामा जो एंगल्स इंटरफेसियल एंगल्स होते हैं वो 90 बराबर होते हैं। तो जो है ये डिफाइन किया गया है इनके इंटरफेसियल एंगल और एक्सेस के बेस पे, ठीक है। ये हो गई बात। अब बात करते हैं यूनिट सेल से। यूनिट सेल का, यूनिट सेल क्या होता है? स्मॉलेस्ट जियोग्राफिकल पोर्शन होता है किसी भी क्रिस्टल लैटिस का, जिसको हम रिपीट करते जाते हैं तो ये क्रिस्टल फॉर्म हो जाता है, ठीक है। तो हम उसको यूनिट सेल कहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं 5th पॉइंट की, नंबर ऑफ एटम इन ए यूनिट सेल। जैसे कि ये क्यूब है, ठीक है, इसमें कितने एटम आएंगे? जैसे कि मान लीजिए सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड और एंड सेंटर, ठीक है। तो जो सिंपल क्यूबिक होता है केवल उसके जो एटम्स होते हैं वो कॉर्नर पे आते हैं, ठीक है, ऑटो कॉर्नर पे रहेंगे, और इनका कंट्रीब्यूशन सिंपल क्यूबिक में 1 आता है, ठीक है। बॉडी सेंटर में यूनिट सेल में 2 होते हैं, फेस सेंटर में 4 यूनिट होते हैं, ठीक है, 4 एटम्स आते हैं। फिर उसके बाद एंड सेंटर में 2 एटम्स आते हैं, ठीक है। ये हो गई बात यूनिट सेल की। अब 6th पॉइंट क्या है? क्लोज पैक स्ट्रक्चर। जैसे कि क्लोज पैकेज स्ट्रक्चर में, क्लोज पैकेज स्ट्रक्चर में देखिए 2 डायमेंशनल पैकिंग स्ट्रक्चर होता है कांस्टेंट पार्टिकल के द्वारा। पहला जो है जो 2 डायमेंशनल होता है उसमें क्या बनता है? स्क्वायर क्लोज पैकिंग। लेकिन जब हम 3 डायमेंशनल बनाते हैं तो उसमें क्या बनता है? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, ठीक है। हेक्सागोनल पैकिंग में 2 आते हैं, एक होता है एबी टाइप अरेंजमेंट जो कि हमको किस में फॉर्म होता है? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में। और एबीसी टाइप क्लोज पैकिंग जो फॉर्म होता है किस में होता है? क्यूबिक क्लोज पैकिंग और फेस सेंटर क्लोज पैकिंग में, ठीक है। वो आगे की बात है, आगे पढ़ेंगे। फिर 7th पॉइंट है पैकिंग एफिशिएंसी। जैसे कि हम ये पार्टिकल रख रहे हैं, ठीक है, कॉर्नर पे रखें, फिर बॉडी सेंटर में रखें, तो बीसीसी में बॉडी सेंटर क्यूबिक में कितना जो है एफिशिएंसी जो है इस यूनिट सेल की कांस्टेंट पार्टिकल की रहेगी, वो हम डिफाइन करेंगे। फिर इसका कैलकुलेशन करने का 8वां पॉइंट है, इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे किसी भी यूनिट सेल में कितना % जो है डेंसिटी इसने एक्वायर की है। सॉलिड में भी कुछ डिफेक्ट्स होते हैं, जैसे कि पॉइंट डिफेक्ट या लाइन डिफेक्ट। जैसे किसी पॉइंट पे यहाँ डिफेक्ट हो गया तो ये पॉइंट डिफेक्ट कहेंगे, और लाइन के अकॉर्डिंग डिफेक्ट रहेगा तो इसे हम लाइन डिफेक्ट कहेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी की। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी क्या होता है? जैसे कि बैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन जो है हमारा इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, जैसे कि कोई भी जो सॉलिड है वो कंडक्टर है कि नॉन कंडक्टर है या सेमी कंडक्टर है, उसके बैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन्स के वजह से हम जानेंगे, ठीक है। फिर बात करते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जानेंगे कि ये क्या शो कर रहा है, जैसे कि डायमैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है, फेरोमैग्नेटिक है, एंटी फेरोमैग्नेटिक है, ठीक है। ये इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे।
तो फिर हम बात करते हैं आगे पहले पॉइंट पे, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉलिड स्टेट। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉलिड स्टेट, ठीक है। सॉलिड स्टेट में क्या है, इसका जो है मास जो है डिफरेंट होता है, वॉल्यूम भी डिफरेंट और शेप भी डिफरेंट, ठीक है। और इनके जो है पार्टिकल्स के बीच में जो है इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस जो है वो शॉर्ट होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है स्ट्रांग होते हैं। इनका जो है कांस्टेंट पार्टिकल का एक फिक्स पोजीशन होता है, उसी के अकॉर्डिंग वो वाइब्रेट करते हैं, ठीक है। और दे आर इनकम्प्रेसिबल एंड रिजिड, ठीक है। ये हो गए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉलिड स्टेट। अब दूसरा बात क्या करेंगे, टाइप्स ऑफ सॉलिड स्टेट। टाइप्स ऑफ सॉलिड स्टेट कितने होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला है एमॉर्फस, दूसरा है क्रिस्टलाइन। अब एमॉर्फस को हम बोलते हैं किसी भी सॉलिड स्टेट के उसको, और क्रिस्टलाइन को बोलते हैं, ठीक है। क्या है क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड को, ठीक है। क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होता है, इनके में डिफिनिट एंड रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल। जो कांस्टेंट पार्टिकल है वो एक रेगुलर अरेंजमेंट फॉलो करेंगे, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए ये पार्टिकल है, ऐसे 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 ये अरेंज है, रेगुलर पैटर्न है, ठीक है। और इस केस में क्या होगा, ये कोई रेगुलर अरेंजमेंट नहीं फॉलो करेंगे, कोई पार्टिकल यहाँ ऐसे रैंडमली रहेंगे, ठीक है, ये इरेगुलर रहेंगे। और इनका ऑर्डर क्या होगा, लॉन्ग रेंज ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट होगा कांस्टेंट पार्टिकल का। और इसमें क्या है, एमॉर्फस में शॉर्ट रेंज ऑर्डर अरेंजमेंट है कांस्टेंट पार्टिकल का। इनको हम ट्रू सॉलिड कहते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड और ट्रू सॉलिड। और इनको क्या कहते हैं, स्यूडो सॉलिड और सुपर कूल्ड लिक्विड, एमॉर्फस सॉलिड को, ठीक है। ये एनिसोट्रॉपिक इन नेचर, मतलब इनका जो फिजिकल प्रॉपर्टी होगा क्रिस्टलाइन सॉलिड का वो अलग होगा, इसीलिए इनको हम एनिसोट्रॉपिक इन नेचर कहते हैं। और इनका जो है ये आइसोट्रॉपिक इन नेचर होते हैं, सॉरी आइसोट्रॉपिक इन नेचर। आइसोट्रॉपिक मतलब इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी जो है सेम होगी, ठीक है, कहीं भी किसी भी पोर्शन में। और इनका जो है मेल्टिंग पॉइंट शार्प होता है, और इनका एक टेम्परेचर पे होता है, एक सर्टेन टेम्परेचर पे मेल्ट होते हैं, ठीक है। और जब हम इनको कट करते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड को, तो ये क्लीन क्लीवेज कट देते हैं, और ये क्या देते हैं, इरेगुलर क्लीवेज कट होता है, ठीक है। जानते हैं टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। लेकिन टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड हमने पहले बताया था, जब ब्रीफ किया था, तो 4 टाइप के होते हैं, आयनिक, मॉलिक्यूलर, कोवैलेंट, मेटालिक, ठीक है। इनके क्या क्या डिफरेंसेस है उनके बारे में आइए जानते हैं, ठीक है। पहले आयनिक। आयनिक जो है ये इसके कांस्टेंट पार्टिकल क्या क्या होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव आयन, ठीक है। और इनके बीच जो आयन्स के बीच में कौन सा फोर्स लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। और इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है, ठीक है। आयनिक का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, और ये कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। और ये हार्ड और ब्रिटिल होते हैं, जैसे कि एग्जांपल NaCl और कैल्शियम फ्लोराइड, ठीक है। ये हो गए फीचर्स आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड के, ठीक है। अब दूसरा क्या है, कोवैलेंट। कोवैलेंट में इसके कांस्टेंट पार्टिकल क्या होते हैं, एटम्स होते हैं। इनमें बाइंडिंग फोर्सेस क्या होता है, कोवैलेंट फोर्स होता है, और मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, कोवैलेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड का। और ये नॉन कंडक्टर होते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, जैसे कि डायमंड और सिलिका, ठीक है। अब तीसरा इसका जो पार्ट है मेटेलिक। मेटेलिक क्या होता है, हार्ड एंड सॉफ्ट होता है, ठीक है। इसमें कांस्टेंट पार्टिकल क्या है, मेटल आयंस और फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और इनके बॉन्डिंग फोर्स क्या होता है, इसमें भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है इनके पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के बीच में। और मेल्टिंग पॉइंट क्या है, मॉडरेट टू हाई है, ठीक है। और कंडक्शन क्या है, ये मेटेलिक है तो गुड कंडक्टर होगा, जाहिर सी बात है। फिर बात करते हैं मॉलिक्यूलर्स क्रिस्टलाइन सॉलिड के, ठीक है। मॉलिक्यूलर्स में कांस्टेंट पार्टिकल मॉलिक्यूल्स होंगे, इनके बॉन्डिंग फोर्स क्या होंगे, वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और डाइपोल डाइपोल फोर्स होता है, ठीक है। और फिर मेल्टिंग पॉइंट इनका लो, मॉडरेट टू वेरी लो होगा, ठीक है। और ये कंडक्शन में इंसुलेटर होंगे, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। और मॉलिक्यूलर भी में ये सॉफ्ट होता है, बहुत सॉफ्ट होता है, जैसे कि H2CO2।
और मॉलिक्यूलर्स भी कैटेगराइज हैं 3 पार्ट में। कौन कौन से? पोलर, नॉन पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, इनके भी 3 पार्ट हैं, पोलर और नॉन पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डिंग। उनमें भी अलग अलग फीचर्स हैं। जैसे पोलर हुआ तो H2 हो जाएगा, और नॉन पोलर की बात करेंगे तो एग्जाम्पल हो जाएगा I2, फिर CO2। ठीक है, ये नॉन पोलर है। अब पोलर और नॉन पोलर में क्या डिफरेंस होता है? पोलर में जो है डाइपोल मोमेंट होगा, नॉन पोलर में डाइपोल मोमेंट नहीं होगा। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो सबसे स्ट्रांग होगा, और उसका जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग है मेल्टिंग पॉइंट। अरे पहले बात किया था तो टाइप्स ऑफ यूनिट सेल कितने प्रकार के होते हैं? 4 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन सा? सिंपल यूनिट और प्रिमिटिव यूनिट सेल। ठीक है, और फिर दूसरा जो है बॉडी सेंटर यूनिट सेल, तीसरा जो है फेस सेंटर यूनिट सेल, चौथा है इन सेंटर यूनिट सेल। तो बात करते हैं पहला जो है सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल। सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल में क्या होते हैं? जो यूनिट पार्टिकल, इसके पार्टिकल होते हैं वो कॉर्नर पे केवल एग्जिस्ट करते हैं, ऐसे कॉर्नर पे। ठीक है, तो 8 कॉर्नर होते हैं, 8 कॉर्नर पे जो है इसके कांस्टेंट पार्टिकल रहते हैं। ठीक है, तो उसको हम सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल कहते हैं। दूसरी बात आती है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, जिसको हम बीसीसी के शॉर्ट फॉर्म में बीसीसी के नाम से जानते हैं। तो इस केस में क्या हो जाएगा? एक एटम जो है इसके बॉडी सेंटर पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये बीसीसी हो गया। अब तीसरी बात आ गई फेस सेंटर। फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, एफसीसी शॉर्ट फॉर्म में। तो इसमें क्या होगा? कॉर्नर पे तो ऑटो कॉर्नर पे तो रहेगा ही। ठीक है, अपोजिट फेसेस पे रहेगा, इस फेस पे, इस फेस पे, इस फेस पे, इस फेस पे, और 2 फेस ऐसे आएंगे जो आपको यहाँ नहीं दिखेंगे। 3D स्ट्रक्चर जब करेंगे तो वहां जैसे एक रूम है तो फ्रंट बैक अपवर्ड डाउनवर्ड फिर राइट लेफ्ट। ठीक है, तो 6 फेसेस आ जाएंगे। 6 फेसेस जो है इधर हो गया, इधर इधर एक हो जाएगा और एक इधर हो जाएगा। ठीक है, तो ये 6 आ जाएंगे। ठीक है, एफसीसी में मतलब फेस सेंटर 6 होते हैं, मतलब अपोजिट साइड में, अप एंड डाउन, लेफ्ट राइट, फ्रंट बैक। ठीक है, तो ये होगा एफसीसी के केस में। अब फोर्थ क्या हुआ? जो है इंड सेंटर, इंड सेंटर यूनिट सेल। इस केस में क्या हो जाएगा? इस केस में जो है कॉर्नर पे तो रहेंगे 8, लेकिन इसमें जो है 2 अपोजिट फेसेस पे 2 और जुड़ जाएंगे, तो इनको हम एंड सेंटर्ड यूनिट सेल कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट सेल। जैसे कि सिंपल क्यूबिक में कितने पार्टिकल प्रेजेंट हैं इस सेल में? ठीक है, यूनिट सेल में। जैसे कि एक क्यूबिक स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, अब जानते हैं कि हम सिंपल क्यूबिक में जो है केवल कॉर्नर पे ही एटम होते हैं। तो ये कॉर्नर, इस कॉर्नर, इस कॉर्नर, इस कॉर्नर, इस कॉर्नर पे, मतलब 8 कॉर्नर पे है। तो यानी कि एक पार्टिकल है तो 8 कॉर्नर पे हैं। ठीक है, तो उस पार्टिकल की शेयरिंग कितनी होगी? जाहिर सी बात है 1/8 शेयरिंग होगी। तो यानी कि इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल कितने होंगे सिंपल क्यूब में? नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट सेल में कितने होंगे? मतलब 8 एटम है और 8 कॉर्नर पे हैं, तो इनका कंट्रीब्यूशन 8 एटम्स का 1/8 हो जाएगा। और फेस पे कितने हैं? 0।
सेंटर पे कितने हैं 0, एंड सेंटर पे कितने 0, तो यानी कि इसका नंबर ऑफ यूनिट सेल पर यूनिट सेल कितना हुआ, नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट सेल में कितने हुए, 1 हुए। ठीक है, अब बात करते हैं बॉडी सेंटर में। बॉडी सेंटर्ड में, बॉडी सेंटर्ड में क्या हो जाएगा, एक एटम जो है इसके बॉडी पे आ जाएगा, तो यानी कि 8 एटम तो पहले कॉर्नर पे थे, उनका कंट्रीब्यूशन 8 × 1/8 है, फेस पे 0, बॉडी पे 1 और इन सेंटर पे 0, तो इसका कितना हो जाएगा 1 + 1, यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल इन बॉडी सेंटर्स वो 2 हो जाएंगे। ठीक है, तीसरे पॉइंट की बात करते हैं, हमारा फेस सेंटर्ड में कितने होंगे, इसका जो होगा कॉर्नर पे 8 × 1/8, ये बॉडी सेंटर हटा के फेस पे कर लेते हैं, ये फेस, ये फेस, ये फेस, ये फेस, ये फेस और ये फेस। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 6 फेसे होंगे। 6 फेसेस में जो है कितने एटम है, एक एटम है, आधा फेस इधर जाएगा, आधा फेस इधर जाएगा, तो यानी कि उसका कितना कंट्रीब्यूशन होगा 1/2 कंट्रीब्यूशन होगा। ठीक है, जैसे एक वॉल है, वॉल में हमने एक एटम रख दिया, ठीक है, इसका हाफ पोर्शन अंदर आ रहा, हाफ पोर्शन बाहर आ रहा है, तो इसलिए जो है इसका शेयरिंग क्या हो जाएगा 1/2, तो इसलिए जो है 6 × 1/2 हम करते हैं। ठीक है, फेस पे हो गया, बॉडी पे 0, एंड सेंटर पे 0, तो यानी कि इसका कंट्रीब्यूशन कितना हो गया 1 + 3, यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल इन फेस सेंटर जो है 4 होता है। ठीक है, अब लास्ट बचता है हमारा एंड सेंटर। ठीक है, एंड सेंटर्ड में क्या हो जाएगा, एंड सेंटर में कॉर्नर पे तो सेम होगा 8 × 1/8, फेस पे 0, बीसीसी पे 0, और एंड सेंटर में भी जब हम इसको हटा देते हैं तो केवल अपोजिट फेसेस पे रहेगा, तो अपोजिट फेसेस पे रहने की वजह से तो इसका भी कंट्रीब्यूशन हाफ होगा, तो 2 अपोजिट फेसेस पे हाफ कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा इसका, तो 8 × 1/8 = 1 + 2 × 1/2 = 1 = 2, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल इन सेंटर इज 2। ठीक है,